इसके पहले वाले वीडियो में आपको वास्तविक संख्याओं को एक ग्राफ के द्वारा, एक चित्र के द्वारा समझाया गया था, जिसमें सभी संख्याओं के प्रकार को दर्शाया गया था। आज उन संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे कि वो संख्याएं क्या हैं और उनको किस लेटर से हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे पहला है वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा हुई थी। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं और प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक सारी संख्याएं आती हैं और इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी की हम गणना नहीं करते। इसी तरह से दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं और इसका सांकेतिक रूप होता है W, कैपिटल W। और पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। और इसमें हम क्या देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर और पूर्णांक का सांकेतिक रूप होता है Z, कैपिटल Z के रूप में इनको दर्शाते हैं। और हम देखते हैं पूर्णांक में वो संख्याएं आती हैं जिन्हें हम कल चित्र में दिखाए थे। धनात्मक संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, शून्य, और ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इस प्रकार ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या मिलकर क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं। और इनका दूसरा रूप और इनको हम, जैसे किसी तरह क्वेश्चन में आता है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हम दर्शाते हैं Z माइनस को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और Z प्लस को धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसलिए हम इसमें ऋणात्मक पूर्णांक को अलग और धनात्मक पूर्णांक को अलग दर्शा सकते हैं। जबकि इसमें जो शून्य है, 0 है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद चौथा नंबर आता है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं तो विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन हम सभी परमेय संख्या को दर्शा नहीं सकते। जैसे कि कोई भिन्नात्मक संख्या है वो परमेय संख्या होंगी, जैसे 0 और 1 के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। कैसे? 0 और 1 के बीच में 1/2 1/3 1/4 1/5 2/5 3/5 1/100 1/1000 जितनी भी संख्या करते जाओ वो सब 0 और 1 के बीच में है। और इसमें जब अंश हर से छोटा रहेगा तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में ही होगी। ऐसी अनंत संख्याएं बना सकते हैं, तो वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाएंगी और वो 0 और 1 के बीच में होगी। इस प्रकार से जब 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं तो समझ लो कि संपूर्ण परमेय संख्याएं कितनी होंगी, वो भी अनंत ही होंगी। उनकी हम चर्चा यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो और इनको हम संकेत रूप में कैपिटल Q से दर्शाते हैं और धनात्मक परमेय संख्या को +Q और ऋणात्मक परमेय संख्या को Q के ऊपर माइनस का सिंबल लगाते हैं। ये ऋणात्मक परमेय संख्या हो गई। और Q प्लस धनात्मक परमेय संख्या।
परिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या आता है। वास्तविक संख्या को हम R से, कैपिटल R से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं और इसमें भी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, R प्लस, R माइनस, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होती है। चलिए ठीक है, इसमें अभी कुछ संख्याएं बाकी हैं जिनको हम संकेत रूप में नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे सम संख्या। सम संख्या को हम 0, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। इसमें 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। और अगला है विषम संख्या। विषम संख्या प्राकृतिक पूर्ण संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा जो सारी संख्याएं बचती हैं वो सब विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी विषम संख्याएं। इसी में हम भाज्य और अभाज्य की बात करेंगे। 8वीं संख्या है भाज्य संख्या और उसके बाद 9वीं है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य की सही परिभाषा हम तब ज़्यादा बढ़िया समझ पाएंगे जब इनके गुणनखंडों के बारे में हम जानेंगे। फिर भी हम यहाँ बता देते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अगर पूर्ण रूप से गुणनखंड किए जाएं तो इसके स्वयं और एक के अलावा अगर कोई अतिरिक्त गुणनखंड आता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 0 ही होता है। 1 का 1 होता है। 2 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 1 × 2, अगर भिन्नात्मक रूप में गुणनखंड करते हैं तो 1 × 2 आता है। 3 का करते हैं तो 1 × 3 आता है। लेकिन जब 4 का करेंगे तो उसमें इनके अलावा कई गुणन, जैसे 1 × 2 × 2 3 गुणनखंड हो गए, और 3 में 4 का गुणनखंड 1 है और 4 स्वयं हो सकता है, लेकिन 4 भी अगर देखा जाए तो 2 से भी विभाज्य होगा। इस प्रकार से उसके 3 अपवर्त मिलते हैं, 1, 2 और 4। ये जो फैक्टर इनके मिलते हैं, ये फैक्टर अगर 2 फैक्टर से अधिक इनकी संख्या होगी तो ये भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो भाज्य संख्या में आते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इसमें सभी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 4 का जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है और 4 है। 6 का जो है 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 8 का है 1 है, 2 है, 4 है, 8। 9 का है 1 है, 3 है, 9 है। इस प्रकार से 1 और स्वयं के अलावा 1, 2 फैक्टर और हैं इनके, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं यानी कि 1 और स्वयं, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13 and so on। ये ऐसी संख्याएं हैं जैसे 2 है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। 3 है 1 और 3, 5 है 1 और 5, 7 है 1 और 7, 11 है 1 और 11। इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम देखेंगे भाज्य और अभाज्य दोनों में 1 कहीं नहीं है, क्योंकि 1 का तो फैक्टर 1 होता है और वो स्वयं ही होता है। तो परिभाषा के आधार पर जिनके 2 भिन्न फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 हो और ये दूसरा वो स्वयं हो, लेकिन 1 के केवल एक ही फैक्टर है, चाहे 1 का हो चाहे वो स्वयं को, एक ही फैक्टर है, इसीलिए ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अतः भाज्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और बड़ी की चर्चा हम कर नहीं सकते क्योंकि अनंत तक की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं जिनको हम कुछ संख्याओं को संकेत रूप में दर्शा सकते हैं और कुछ को धनात्मक और ऋणात्मक करके अलग अलग दर्शा सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। और ये